प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विकसित भारत एट 2047 का रोड मैप किया जाएगा तैयार। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक में 8 सेक्टर पर रहेगा फोकस। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री बैठक में लेंगे हिस्सा। केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में डीडी कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव का करेंगे शुभारंभ। 3 सत्रों में अलग अलग क्षेत्र की मशहूर हस्तियां लेंगी भाग। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जारी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों के बीच भ्रष्टाचार समाप्त करने के भारत के प्रयासों पर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिनों के काउंटडाउन के मौके पर हैदराबाद में आयोजित योग महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जी किशन रेड्डी समारोह में हुए शामिल। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग 21 जून को मुख्य समारोह जबलपुर में किया जाएगा आयोजित। आईपीएल के खिताबी मुकाबले में कल गुजरात और चेन्नई होंगे आमने सामने। गुजरात टाइटंस ने लगातार दूसरी बार फाइनल में बनाई जगह। दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 62 रन से दी शिकस्त। शुभमन गिल ने शतक लगाया जबकि मोहित शर्मा ने झटके 5 विकेट। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के लिए पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सेमीफाइनल में खेलेंगे अपने मुकाबले। पीवी सिंधु का मुकाबला जॉर्जिया मरिस्का तुंजुंग से, जबकि एचएस प्रणॉय इंडोनेशिया के अदिनाता से भिड़ेंगे। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक का आज नई दिल्ली में आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का विषय विकसित भारत एट 2047 टीम इंडिया की भूमिका रखा गया है। विभिन्न राज्यों के इसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान के नए सम्मेलन केंद्र में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में 8 प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें भारत एट 2047 MSME पर विशेष ध्यान और साथ ही महिला सशक्तिकरण जैसे विषय शामिल किए जाएंगे। भारत एट 2047 में जनवरी में मुख्य सचिव सम्मेलन में इन विषयों पर व्यापक चर्चा की गई थी। भारत की G20 अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में आयोजित हो रही है ये खास बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में विभिन्न विषयों पर 3 सत्रों में चर्चा होगी। इनमें पहला सत्र इंडिया सर्जिंग अहेड की थीम पर रखा गया है। इस सत्र में 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था, कूटनीति और मूलभूत ढांचे में हुए परिवर्तन पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि इन सालों में देश ने एक प्रगतिशील और स्थिर अर्थव्यवस्था देखी है। साथ ही उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि भी अभूतपूर्व रही है। यूनिकॉर्न्स की संख्या में हुआ इजाफा युवाओं, प्रौद्योगिकी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की मेजबानी में जारी G20 सम्मेलन में देश नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। पहले सत्र में वक्ताओं के रूप में भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, अपोलो अस्पताल की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता रेड्डी, नेस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला,
भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष और IWIL इंडिया की अध्यक्ष दीपा सयाल शामिल होंगी। कॉन्क्लेव के दूसरे सत्र का जो विषय है जन जन का विश्वास, सरकार हर नागरिक को समानता और अवसर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर आगे बढ़ रही है। विकास के इस मॉडल के तहत पीने का पानी, बिजली कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और वित्तीय समावेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं। सरकार अपने बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण के साथ किसानों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। साथ ही सरकार मध्यम वर्ग के जीवन यापन को आसान बनाने और एक स्वस्थ और उत्पादक समाज के निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है। दूसरे सत्र में चर्चा के लिए अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि सिंथिया मैकाफेरी, बायोकॉन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह, पद्मश्री से सम्मानित नर्स शांति टेरेसा, मुक्केबाज निखत जरीन, पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी और सीखो संस्थान की सह संस्थापक दिव्या जैन हिस्सा लेंगे। वहीं तीसरे सत्र में भारत की युवा शक्ति पर चर्चा प्रस्तावित है। भारत की युवा शक्ति देश में बड़े बड़े परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभा रही है, चाहे फिर वह स्टार्टअप्स हों, खेल का क्षेत्र हो या वैश्विक स्तर पर भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने का मामला हो। आज की युवा पीढ़ी इस अमृतकाल में देश का नेतृत्व कर रही है। भारत सतत विकास और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के दृष्टिकोण के साथ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सरकार ने देश के युवाओं की क्षमता को पहचानते हुए उपयुक्त नीतियों और पहलों के साथ युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सत्र में ओयो रूम्स के CEO रितेश अग्रवाल, अभिनेता ऋषभ शेट्टी, संगीतकार अमान अली बंगश, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान वीरेन रासकिन्हा और एस्प्रेसो टेक्नोलॉजीज की निदेशक यशोधरा बजोरिया और बॉक्सर अखिल कुमार विचार विमर्श करेंगे। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक आयुष्मान योजना की लोगों ने सराहना की है। जरूरतमंद लोगों के लिए योजना काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को बीमारियों के निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। मधुवानी गांव से भी बहुत इंटीरियर क्षेत्र कहलाता है और यहाँ जब से ये HWC खुला है तब से स्टाफ भी में बढ़ोतरी हुई है और बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ गई है, तो बहुत अच्छी पहल है शासन की। मेरा नवंबर में 28 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने बाहर कहीं ट्रीटमेंट कराया था विदाउट आयुष्मान कार्ड के, बट उससे ठीक नहीं हुआ। मैंने वहाँ जाके आयुष्मान कार्ड से कराया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, तो फिर इसके थ्रू ऑपरेशन हुआ और मैं चल पा रहा हूँ अच्छे से, सब चीज़ हो जाती। बहुत दिक्कत होता था, करताला जाना पड़ता था, कोरबा जाना पड़ता था। अभी बहुत सुविधा है, BP जांच, शुगर और गर्भवती महिला को भी यहीं जांच कराते हैं, खून पेशाब बहुत सारे जांच हो जाते हैं यहाँ। बहुत फायदा होते, हर मरीज के इलाज होते और गर्भवती मन के पूरा जांच होते, खून टेस्ट होते, BP शुगर के चेक होते, गोली मांदी मिलत है। हर घर जल मिशन भारत के सभी लोगों को सुरक्षित और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत लोगों को पीने के पानी की समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं इस पर क्या कहा लोगों ने। पहले नल नहीं था तो दिक्कत होता था, अभी घर घर पानी आएगा तो सुविधा हो। पानी हमने नदी से आवा लिया
आप टांकी बैठा गए तो यहाँ हमने पानी पिया है इसी नाल में। यहाँ हमारे गांव में कई सालों से पानी की समस्या चल रही थी, जो कि पानी बहुत प्रदूषित हो चुका था। हर घर में गंदा पानी था, जिसकी वजह से कई बच्चे, कई फैमिलीज़ को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। और अब हमारे घर में ही साफ़ पानी आ गया है, तो हम प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ऐसी योजना बनाई। पहले हम हैंडपम्प से पानी भरते थे, पर ये बहुत गंदा पानी था। अब हम ये ट्यूबवेल वाला पानी है और इससे पानी भरते हैं, ये पानी साफ है। हम दूर दूर पे पानी लेने जाते थे, हमें बहुत दिक्कत होती थी पानी लेने के लिए, और आज हमारे घर में पानी है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें बीमारी का भी कोई अभी डर नहीं है। अभी हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। और पीएम उज्ज्वला योजना के 7 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब माताओं और बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश की एपीएल, बीपीएल तथा राशन कार्ड धारक महिलाओं को शुरू किए गए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से 50,000 से 10 लाख रुपए तक के लोन देने की व्यवस्था की गई है। लोगों ने सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल की सराहना की है। पहले तो बहुत बुरी स्थिति थी। पहले खुद इंडिपेंडेंट होकर अपना फंड लगाकर काम किया करते थे, बट लोन मिलने के बाद थोड़ा सा राहत मिला। अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सटेंड किए। जहां हम 2-4 वेंडर को लेकर काम किया करते थे, आज के डेट में हम 20 से 25 वेंडर के साथ काम कर रहे हैं। पहले हम लोग को कमाने के लिए सर मुंबई, दिल्ली जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत होता था। अभी बांका जिला में ये खुल गया है, हम लोग कमाने खाने में बहुत आराम है। 16-17 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, ठीक है सर। आराम से मतलब शाम में घर चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। ये कदम प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा रहा, इससे रोजगार भी मिल रहा है। कल मेरे पास 2 स्टाफ थे, आज मेरे पास 6 स्टाफ हैं। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में जारी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में विश्व भर में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्तियों की वसूली पर मजबूत कानून बनाने पर जोर दिया है। नरेंद्र नगर में आयोजित एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन लोकतंत्र की मजबूती, आर्थिक स्थिति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में G20 के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सत्रों में इसके लिए सख्त कानून बनाने पर मंथन किया। बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के कार्यों की सराहना की जा रही है और इसके साथ ही सरकार द्वारा पिछले 9 सालों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया गया। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिकी ऋण डिफॉल्ट की समय सीमा 1 जून से बढ़ाकर 5 जून कर दी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जैनेट येलेन ने संघीय ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए समय सीमा निर्धारित की है, जिसमें कहा गया है कि यदि कांग्रेस 5 जून तक 31.4 ट्रिलियन ऋण सीमा में वृद्धि नहीं करती है तो सरकार डिफॉल्ट हो जाएगी। सांसदों को लिखे अपने नवीनतम पत्र में येलेन ने कहा कि उनके विभाग का अनुमान है कि अगर सांसद अमेरिकी ऋण सीमा को बढ़ाने या निलंबित करने में विफल रहते हैं तो 5 जून तक नकदी का संकट खड़ा हो जाएगा। इससे पहले येलेन ने कहा कि एक डिफॉल्ट संभावित रूप से 1 जून की शुरुआत में हो सकता है, लेकिन अब 5 जून को सटीक समय सीमा के रूप में चिन्हित किया है।
और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिनों के काउंटडाउन के मौके पर सिकंदराबाद के एनसीसी परेड ग्राउंड में आज योग महोत्सव का आयोजन किया गया। आयुष मंत्रालय के अधीन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने इस महोत्सव का आयोजन किया है। इस अवसर पर तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जे किशन रेड्डी भी समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अगले महीने की 21 तारीख को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाए जाने वाले भव्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सिकंदराबाद योग महोत्सव मंच तैयार करेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की भी घोषणा की। आप सबको मालूम है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ holistic health and well-being, and yoga binds all, सबको जोड़ने का काम करता है योगा ने। पिछली बार रमादेवी में प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के मानव समाज को जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए थीम रखा था, योग फॉर ह्यूमैनिटी, और इस बार फिर से 9th एडिशन ऑफ योगा को दुनिया में सफल बनाने के लिए थीम रखा गया है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। वहीं तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने महिलाओं से अनुरोध किया कि वह अपनी दिनचर्या से योग के लिए समय निकालें। My request is all the women, particularly the homemakers, also should take yoga in their mind, that you should allot time for that. Don't tell that we don't have time for yoga. Even during the cooking, some few minutes you can spare and do some yoga. आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार चालू कृषि वर्ष में 3,305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 149.18 लाख टन अधिक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को इसके लिए बधाई दी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार देश में कृषि विकास के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों के चलते न केवल देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है, बल्कि किसानों की आर्थिक तरक्की के विकल्प भी सामने आए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान केंद्र सरकार की विकासोन्मुख नीतियों के जीवंत प्रतिबिंब है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि किसानों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिकों के योगदान एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों व राज्यों के सहयोग से देश में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। चालू कृषि वर्ष में 3,305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 149.18 लाख टन अधिक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज खाद्यान्न का उत्पादन हो, दलहन का उत्पादन हो, तिलहन का उत्पादन हो, बागबानी की खेती हो, देश में उपलब्धता का सवाल हो, निर्यात का सवाल हो, तो हम यह मान सकते हैं कि बहुत ही अच्छी अवस्था में हम खड़े हुए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 1355.42 लाख टन अनुमानित है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है।
देश में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 359.13 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 21.83 लाख टन अधिक है। पोषक अनाजों यानी श्री अन्न का उत्पादन 547.48 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की उत्पादन की तुलना में 36.47 लाख टन अधिक है। मूंग का उत्पादन 37.40 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 5.74 लाख टन अधिक है। 3,305 टन की करीबन उत्पादन हुआ है, तो मतलब 149 टन का अधिक बढ़त मतलब खाद्यान्न का हुआ है। तो चावल को ले गए थे 1,127 टन तक हुआ है, तो उसमें कुछ 60 टन का है। मक्का ले लें 350 टन की हुआ है, तो उधर भी 20-22 टन की बढ़त है। तो ये है कि बढ़त तो हो ही रहा है, उसमें सरकार की नीतियों की काफ़ी मतलब उसमें अनुदान या मतलब कंट्रीब्यूशन तो बहुत जरूर है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दलहन का उत्पादन 275.04 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। सोयाबीन तथा रेपसीड एवं सरसों का उत्पादन क्रमशः 149.76 लाख टन एवं 124.94 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की उत्पादन की तुलना में क्रमशः 19.89 लाख टन और 5.31 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 409.96 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30.33 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड 4,942.28 लाख टन अनुमानित है। 2022-23 के दौरान गन्ने का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में 548.03 लाख टन अधिक है। कपास का उत्पादन 343.47 लाख गांठें तथा पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 94.94 लाख गांठें अनुमानित है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं से न केवल देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार इजाफा हो रहा है, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भी मजबूती मिल रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुख्य फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 में खाद्यान्न का उत्पादन 3,305.34 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है, जो बीते साल की तुलना में 149.18 लाख टन अधिक है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों और देश के किसानों के साथ साथ वैज्ञानिकों के शोध और अनुसंधान की वजह से न केवल देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि केंद्र सरकार की कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का काम भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक एक रूसी मिसाइल के हमले में पूर्वी यूक्रेन के शहर दिप्रो के एक क्लिनिक में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हो गए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर क्षतिग्रस्त क्लिनिक की एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें घटनास्थल पर अग्निशमन कर्मी दिखाई दे रहे हैं और इमारत से धुआं निकल रहा है। यूरोपीय संघ ने बेलारूस में रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती की अनुमति देने के लिए रूस और बेलारूस के बीच हुए एक समझौते की निंदा की है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने एक बयान में कहा कि इस निर्णय ने कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन किया है। यूरोपीय संघ ने बेलारूसी अधिकारियों से यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामकता के युद्ध के अपने समर्थन को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया। और 5 सदस्यीय टेक्सास हाउस जनरल इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से ये सिफारिश करने के लिए मतदान किया कि टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन पर महाअभियोग लगाया जाए और एक धनी राजनीतिक दाता को अनुचित तरीके से सहायता करने के लिए पद से हटा दिया जाए। महाअभियोग की मिली धमकी के बाद केन पैक्सटन अपने आलोचकों के खिलाफ जमकर बरसे और कहा कि उन्हें पद से हटाना राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके डेमोक्रेटिक एजेंडे के लिए एक उपहार होगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी केन पैक्सटन पर उनके साथी रिपब्लिकन ने कार्यालय के दुरुपयोग, आपराधिक आरोप और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पैक्सटन ने रिपब्लिकन सहित सदन के सदस्यों पर अवैध महाभियोग योजना की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अधिकारियों के साथ तत्काल बातचीत की अपील की है। इमरान खान ने ये अपील उनके शीर्ष सहयोगियों और समर्थकों पर कार्रवाई के बीच उन पर दबाव बढ़ने से की है, जिसमें हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था और साथ ही कई लोग उनकी पार्टी छोड़ रहे थे। उनके सहयोगियों और समर्थकों पर यह कार्रवाई इस महीने के आगाज में शुरू हुई थी, जब 9 मई को उनकी संक्षिप्त गिरफ्तारी के बाद इमरान के समर्थकों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। पिछले साल सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के दरमियान संघर्ष जारी है, जबकि सेना इससे इनकार करती रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में राजनीतिक हालात बदतर होते जा रहे हैं और दर्शकों में इसे सबसे खराब अधिक संकट का सामना है। और आईपीएल के खिताबी मुकाबले में कल गुजरात और चेन्नई आमने सामने होंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल रात खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 62 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जीत के लिए 234 रनों का पीछा करती हुई मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 18.2 ओवर में 171 रन ही बना सकी। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के लिए पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सेमीफाइनल में अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। पीवी सिंधु का मुकाबला जॉर्जिया मरिस्का तुंजुंग से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन की झांग ई की को मात दे दी। जबकि एचएस प्रणॉय आज सेमीफाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया के आदिनाता से भिड़ेंगे। क्वार्टर फाइनल में कल प्रणॉय ने 3 गेम तक चले मुकाबले में जापान के केंटा निशिमोटा से हराने में सफलता पाई। भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबले को 25-30, 18-21, 21-13 से अपने नाम किया। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में प्रतिभाग कर रहे सभी खिलाड़ी अपना पूरा दम लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे इन आयोजनों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने यहां की गई व्यवस्थाओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रतिभा को निखारने और संवारने का एक बेहतर मंच है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बीते कई दिनों से यहां के लोग गर्मी से परेशान थे, जहां पारा 45 के पार तक रहा। आज हुई बारिश ने मौसम पर बदल दिया है। इससे तापमान में अच्छी खासी कमी आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण अभी अगले 2 से 3 दिन दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास रुक रुक के हल्की बारिश होने और 40 से 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।